आज हम जानेंगे थोड़ा सा प्राण एंड प्राणायाम के बारे में। और मैं कुछ प्राण एंड प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कपालभाति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति के कुछ छोटे छोटे से जो टिप्स, जो चीज़ें होती है जो कपालभाति के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानते हैं। आइए देखिए, कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम संस्कृत शब्द कपाल का अर्थ है सिर के सामने का भाग, जो सर का सामने का भाग है उसको बोलते हैं। और भाति का अर्थ होता है प्रकाश। भाति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। भाति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश तथा ज्ञान। इसलिए कपालभाति वह अभ्यास है जो मस्तिष्क के सामने वाले क्षेत्र को प्रकाशित करता है, स्पष्टता लाता है। यह प्राणायाम संपूर्ण मस्तिष्क को और सूक्ष्म ज्ञान और अंतर्ज्ञान के उत्तरदायी केंद्रों को शक्ति प्रदान करता है। इसे शुद्ध करने वाला अभ्यास भी कहा जाता है और इसलिए इसे षटकर्मा की सूची में रखा गया है। हमारा जो कपालभाति प्राणायाम है, इसको हमें षटकर्मा के सूची में रखा गया है, जो कि जल नेति षटक्रिया जो हम करते हैं, सूत्र नेति, ठीक है, ये धोती कुंचल, ये इसी के रूप में आपको कपालभाति को भी षटक्रिया के रूप में ही रखा गया है, लेकिन इसे हम कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। इस अभ्यास के लिए कपाल शोधन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अभ्यास के लिए क्या अर्थ किया गया है? कपाल शोधन। शोधन का अर्थ होता है क्या? शुद्धिकरण। जैसे कि शोधन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। तो हमारी बॉडी को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है कपालभाति, इसीलिए शोधन का अर्थ होता है कि हमारी बॉडी की क्लीनिंग, शुद्धिकरण करने का। ठीक है, कपालभाति भस्त्रिका के सामने समान ही होता है। कपालभाति भस्त्रिका के समान ही होता है। हाँ, कपालभाति जो होता है वो भस्त्रिका के समान ही होता है। ठीक है, फिर भी इन दोनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। भस्त्रिका में अभ्यास के साथ श्वास की दर बढ़ती जाती है। मतलब जब अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम तो हमारी सांसें बढ़ती हैं। ठीक है, जबकि कपालभाति में गति धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे हम कपालभाति करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी गति क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम कपालभाति करते हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम कपालभाति में रुक जाते हैं, हमें पता नहीं होता। उसी को हम बोलते हैं गति को धीरे होना। ठीक है, भस्त्रिका में प्रगति के साथ श्वास तीव्र और छोटी होती जाती है, श्वासें लंबी और छोटी होती जाती है। जबकि कपालभाति में श्वास आरंभ में तीव्र होता है। जब भी हम कपालभाति करते हैं स्टार्टिंग में हमारा जो श्वास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तीव्र होता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह धीमी और लंबी होती जाती है। अभ्यास के साथ क्या होता है? ये धीरा और धीरे होता है और लंबा होते जाता है। भस्त्रिका के पूरक और रेचक में आरंभ की स्थिति के आयतन के रूप और नीचे वृक्ष क्षेत्र के प्रसार और संकुचन में समान बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हम भस्त्रिका करते हैं तो हमें समान बल का प्रयोग किया जाता है। कपालभाति में रेचक जो होता है वो घटते जाता है, घटते हुए केवल रेचक के समय बल प्रयोग किया जाता है, जबकि रेचक की चरम अवस्था से आधारीय आयतन के बाद में पूरक आरंभ से होने वाली प्रक्रिया है सामान्य श्वास में। ठीक है, पूरक सक्रिय और रेचक निष्क्रिय होता है। कपालभाति में इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है। रेचक बल प्रयोग के साथ क्रियाशील प्रक्रिया है, जबकि पूरक आरंभ से वाली प्रक्रिया। ठीक है, जैसे जैसे हम कपालभाति करते हैं, ये एक तरीके का कपालभाति को भी हम षटक्रिया में रखे गए हैं। जैसे जैसे हम कपालभाति करते हैं हमारे पेट की शुद्धि होती है, हमारे चेहरे की शुद्धि होती है, हमारे चेहरे पे एक चमक आती है, कपाल पे मतलब हमारे फोरहेड पे एक चमक आती है कपालभाति के दौरान। अब जैसे कि अभ्यास के प्रारंभिक अभ्यास में षटक्रिया विधि जो होती है हमारी, ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाए। ठीक है,
सिर और मेरुदंड मतलब बैक एंड नेक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को घुटने पे चिन्ह और ज्ञान मुद्रा के में रखें और आंखें बंद कर लें। ठीक है, चिन्ह मुद्रा दैट इज इट्स कॉल्ड ध्यान मुद्रा, इट्स कॉल्ड चिन्ह मुद्रा। ओके, आप दोनों में से किसी मुद्रा में अपने हाथों को रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा एंड चिन्ह मुद्रा। बैक एंड नेक स्ट्रेट करके रखना है जब भी हम कपालभाति बिगनर से जो स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, आंखें बंद कर ले, पूरे शरीर को शिथिल करें, थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी सांसें लेके बॉडी और माइंड को एंड बैक को रिलैक्स करेंगे। अब स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट होगा, इनहेल वन ब्रीदिंग में 1 स्ट्रोक करेंगे, 1 ब्रीदिंग में 1 स्ट्रोक। ठीक है, पूरी तेजी से अपने पेट को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने नासिका नोज से पूरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, पूरक सहज होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने अनुसार अपने कंफर्ट के अनुसार श्वासों को बाहर छोड़ें। 10 बार तेजी से श्वास बाहर तेजी से श्वास प्रश्वास करें। लंबी गहरी सांस के बाद गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़ें। श्वास को सामान्य होने दें। यह एक चक्र हुआ और इस तरह 5 चक्रों तक अभ्यास करें। ठीक है, इसी तरीके से आपको 5 चक्र का अभ्यास करना है कपालभाति का। कुछ टिप्पणी है जो कपालभाति के ऊपर है, आइए हम बताते हैं इस टिप्पणी के बारे में। जब कपालभाति का अभ्यास षटकर के रूप में किया जाता है तब यह नासा मार्ग में जमा हुआ कफ को साफ करता है, इसलिए प्राणायाम के पूर्व इसका अभ्यास कराना चाहिए। जैसे कि हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हमें कपालभाति करना चाहिए। जब हम ब्रीदिंग नोस्ट्रल से फास्टली छोड़ते हैं तो हमारा कफ एंड नोस्ट्रल क्लीन होता है। फिर उसके बाद प्राणायाम करने से बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। ब्रीदिंग के प्रॉपर होने से आपके प्राणायाम अच्छे से होंगी। कंधों और चेहरे को शिथिल रखना चाहिए जब भी आप इस अभ्यास का करें। तो जब उदर की पेशियां पुष्ट होने लगे तब श्वास की संख्या को 10 से 50 तक बढ़ाया जा सकता है। उच्च अभ्यासी इसे प्रति चक्र 100 श्वास तक बढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी प्रैक्टिशनर है वो 100 काउंट तक 100 टाइम्स कर सकते हैं इसको। कपालभाति को पेट खाली रहने पर ही करना चाहिए। यदि रात में देर से किया जाए तो नींद नहीं भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप लेट नाइट अगर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपको नींद ना आने की भी प्रॉब्लम होगी। यदि दर्द या सिर चकराने का अनुभव हो तो अभ्यास बंद कर देना चाहिए। अगर कपालभाति करते वक्त आपको सर में चक्कर आए या कुछ अच्छा फील ना हो तो कपालभाति अभ्यास को रोक देना चाहिए। कुछ देर शांति में बैठ जाना चाहिए, उसके बाद अधिक सजगता तथा कम बल प्रयोग के साथ अभ्यास करना चाहिए। यदि स्थिति में सुधार नहीं आए तो किसी कुशल शिक्षक के परामर्श लेना चाहिए। सीमाएं, इसमें कुछ लिमिट्स है जो आपको करनी चाहिए। आइए लिमिट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी दौरे पड़ना, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास परिचित है। जिनको भी हार्ट के पेशेंट है, जिनका हाई बीपी है, जिनको चक्कर आना या मिर्गी है, हर्निया या गैस्ट्रिक एंड अल्सर है, उन लोगों को कपालभाति या गर्भवती महिलाओं को भी यह अभ्यास मना किया गया है उस वक्त करने के लिए। और इसके बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कपालभाति ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के कर फेफड़ों की कुपिकाओं को स्वच्छ वायु से भर देता है और संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर देता है। साथ ही ऑक्सीजन की को बढ़ा देता है, संद्राओं को बढ़ाता है। परिणामतः इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर के शुद्धिकरण और चयापचय में वृद्धि के रूप में होता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति वृद्धि का मस्तिष्क को जागरण जैसे प्रभाव पड़ता है। स्नायु तंत्र और सशक्त हो जाता है। इस अभ्यास पाचन अंगों को भी शक्ति प्रदान करता है और दमा, एम्फीसेमा, बाइकोटिक्स तथा यकृत जैसे संबंधित रोगों में सहायक होता है। कपालभाति आध्यात्मिक साधनों के लिए भी रूप से उपयुक्त होता है क्योंकि यह इंद्रियों के विक्षेप, विचार, दृश्य और मानसिक ग्रंथों में अवरुद्ध करता हुआ मन को शांत कर ध्यान के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही यह मन को ऊर्जावित करता है जिससे
ध्यान के लिए बैठने पर नींद नहीं आती। मानसिक कार्यों में संलग्न लोगों को भी इसका लाभदायक प्रभाव होता है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि जो भी अध्यात्म की तरफ जाते हैं उन लोगों के लिए भी ये कपालभाति बहुत ही अच्छी है, जिससे उनका ध्यान एकाग्र होगा। जब वो प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति की तो उन लोगों के लिए भी ये कपालभाति बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए भी ये कपालभाति बहुत अच्छी है। तो हमारा आज कपालभाति का टॉपिक था, जिसमें हम कपालभाति के बारे में जाने कुछ तो कपालभाति क्यों करना है, किनको नहीं करना है, और कपालभाति की कुछ टिप्स जाने और कुछ लाभ जाने हम। तो जो भी जिनको भी इस पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को सभी को कपालभाति करनी चाहिए। और गैस्ट्रिक अल्सर और प्रेग्नेंट लेडी को कपालभाति से अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। आप सभी को